दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन रेसिपी देने वाली हूँ। स्वादिष्ट क्रीम पफ कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी और नमक को एक साथ मिलाएं। ये चू पेस्ट्री बनाने का पहला कदम है। इसके बाद मक्खन डालें। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से ये जल्दी पिघल जाता है। चू पेस्ट्री को मध्यम आंच पर बनाना सबसे अच्छा रहता है ताकि इसका टेक्सचर चिकना और एक जैसा बने। तेज आंच पर आटा जल सकता है, जबकि धीमी आंच पर इसमें गुठलियां पड़ सकती हैं। मक्खन को पिघलने दें, इसमें लगभग 1 मिनट लगेगा। फिर इसे अच्छी तरह चलाएं ताकि ये पक्का हो जाए कि मक्खन पानी में अच्छी तरह मिल गया है। जैसे ही आप देखें कि मिश्रण उबलना शुरू हो गया, 1 कप मैदा लें और उसे बर्तन में डाल दें। तुरंत मिलाना शुरू कर दें। मुझे लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना पसंद है क्योंकि इससे गाढ़े मैदे को गूंथने में ज़्यादा जोर और कंट्रोल मिलता है। तब तक चलाते रहें जब तक मैदा चिकना और गाढ़ा ना हो जाए। इसमें आमतौर पर 1 से 2 मिनट लगते हैं। फिर मैदे को 3 से 5 मिनट और सुखाएं ताकि उसमें मौजूद ज़्यादा नमी भाप बनकर उड़ जाए। इस कदम से मैदा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और बेक करते समय अपना आकार बेहतर तरीके से बनाए रखता है। अब मैदे को एक नए कटोरे में निकाल लें ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। मैं मैदे को कटोरे में एक जैसा फैला देती हूँ ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। आमतौर पर 5 मिनट में ये ठंडा हो जाता है। इसके बाद अंडे डालने का समय आता है। चू पेस्ट्री में अंडे एक एक करके डालें ताकि उसका गाढ़ापन सही बना रहे। हर अंडा डालने के बाद मैदे को अच्छी तरह मिलाएं ताकि वह पूरी तरह से मैदे में मिल जाए। इस तरीके से मैदा एकदम चिकना और लचीला बनता है। अगर आप सारे अंडे एक साथ डाल देंगे तो मैदा बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है और पकाते समय अपना आकार बनाए नहीं रख पाएगा। आखिरी अंडा धीरे धीरे डालें। पहले उसे एक अलग कटोरे में फेंट लें, फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके उसे मैदे में मिलाएं। इस तरीके से आप मैदे के गाढ़ेपन को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि अंडों का आकार अलग अलग हो सकता है और कभी कभी 3 अंडे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैदा लगभग तैयार है, इसीलिए बचा हुआ अंडा डालने से काम बन जाना चाहिए। एकदम सही चू पेस्ट्री बनाने के लिए मैदे का टेक्सचर चिकना, चमकदार और थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। ये बिल्कुल सही रहेगा। अब मैदे को पेस्ट्री बैग में भरने की तैयारी करते हैं। अगर आपके पास पेस्ट्री बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, एक साधारण प्लास्टिक बैग भी उतना ही अच्छा काम करेगा। मुझे ये रेसिपी इसलिए बहुत पसंद आई क्योंकि ये बहुत सीधी सादी है। इसमें किसी खास नोजल की ज़रूरत नहीं है। बस बैग का एक कोना काट लें और आप तैयार हैं। मैदे को छोटे छोटे गोल टुकड़ों में निकालें। इसके बाद अपनी उंगली का सिरा गीला करें और पेस्ट्री के ऊपरी हिस्सों को हल्का सा दबा दें ताकि उन्हें एक चिकना आकार मिल सके। अब इन्हें ओवन में डालते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कुकर का प्रयोग कर सकते हैं। इस बीच हम कस्टर्ड बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैं शुरुआत 2 बड़े चम्मच मैदा, 3 बड़े चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक को आपस में मिलाकर करती हूँ। कस्टर्ड बनाना जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा आसान है। इसमें बस कुछ आसान सी तरकीबें लगती हैं और मैं आपको हर कदम के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अब अंडों को तैयार करते हैं। हमें 3 अंडों की जर्दी की ज़रूरत होगी। अंडों का कमरे के तापमान पर होना सबसे अच्छा रहता है क्योंकि वे बाकी चीज़ों के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से मिल जाते हैं, जिससे कस्टर्ड ज़्यादा चिकना बनता है। अगर आपके अंडे ठंडे हैं तो आप उन्हें कुछ मिनटों के लिए गर्म पानी में रखकर नॉर्मल कर सकते हैं। इसके बाद हम दूध को गर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले पैन के तले में थोड़ी सी चीनी छिड़क दें। यह आसान सी तरकीब दूध को जलने से बचाती है क्योंकि चीनी पिघलकर एक सुरक्षात्मक परत बना लेती है। यह कस्टर्ड या सॉस जैसी मिठाइयों में एक चिकनापन लाने के लिए खास तौर पर बहुत काम आती है। मैं कस्टर्ड को धीमी आंच पर पकाना पसंद करती हूँ। मिश्रण को चिकना बनाए रखने के लिए सूखी चीज़ों को धीरे धीरे दूध में डालते जाएं और साथ ही तेजी से फेंटते भी रहें।
अगर आप सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे या बहुत धीरे धीरे डालेंगे तो मिश्रण में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। मिश्रण के गाढ़ा होने तक उसे लगातार चलाते हुए पकाते रहें। इसमें लगभग 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। अब इस मिश्रण का लगभग आधा कप धीरे धीरे अंडों में डालें और उसे एक पतली धार के रूप में बहने दें। इस तरह धीरे धीरे डालने से अंडे भी धीरे धीरे गर्म हो जाते हैं। एक ही बार में बहुत ज़्यादा गर्म मिश्रण डालने से अंडे फट सकते हैं। मिश्रण को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वापस बर्तन में डालें और साथ साथ चलाते रहें। इस तरह इसका टेक्सचर चिकना बना रहता है और इसमें कोई गुठली नहीं बनती। इसे तब तक चलाते रहें जब तक कि क्रीम अच्छी तरह गाढ़ी ना हो जाए। हम कस्टर्ड को धीमी आंच पर लगभग 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ हम एक रेशमी चिकना टेक्सचर चाहते हैं। पैन को आंच से हटाने के बाद इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट मिला सकते हैं। अब इसे ठंडे बर्तन में छलनी से डालें ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और इसका वो चिकना क्रीमी टेक्सचर बना रहे और इसमें कोई भी गुठली ना रहे ताकि कस्टर्ड एकदम रेशमी और एक जैसा बने। इसे प्लास्टिक रैप से ढक दें और रैप को सीधे कस्टर्ड की सतह पर दबाएं ताकि ऊपर कोई परत ना जमे। फिर इसे कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब 1 कप क्रीम ले, उसमें 1 चम्मच चीनी डालें और उसे फेंट लें। क्रीम को तब तक फेंटना है जब तक कि उसमें कड़े शिखर न बन जाए। बस ध्यान रहे कि इसे ज़्यादा ना फेंटे वरना यह मक्खन बन जाएगा। ठीक है। अब फ्रिज से ठंडा कस्टर्ड निकाल लें। अब ये पहले से ज़्यादा गाढ़ा और अच्छी तरह से जम चुका होगा। फिर इसे धीरे धीरे व्हिप्ड क्रीम में मिलाएं। इसे तब तक मिलाएं जब तक ये एकदम चिकना और अच्छी तरह से मिल ना जाए। अब इस क्रीम को एक पेस्ट्री बैग में भर लें। अब हम ओवन से क्रीम पफ्स निकालने के लिए तैयार हैं। तैयार होने पर क्रीम पफ्स बाहर से सुनहरे और कुरकुरे दिखने लगते हैं और उनके बीच का हिस्सा खोखला होता है। जब आप किसी एक क्रीम पफ को काट कर देखेंगे तो आपको अंदर से वो हल्का और हवादार लगेगा और उसकी बाहरी परत एकदम कुरकुरी होगी। तो बस क्रीम पफ्स में क्रीम भरें और बाहर की कुरकुरी हल्की नमकीन परत के साथ अंदर के मुलायम कस्टर्ड का मज़ा लें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली बार फिर मिलेंगे।